हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं श्वेता बाला और हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बात कर रहे हैं सेल साइकिल रेगुलेशन या कहें सेल साइकिल कंट्रोल के बारे में। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था सेल साइकिल कंट्रोल के बिल्कुल बेसिक्स के बारे में, जहाँ पे हमने एक ओवरव्यू देखा कि किस तरह से सेल साइकिल कैरी आउट होता है और किस तरह से उसका रेगुलेशन होता है। ओके, Now, in today's video lecture, we discuss about the different checkpoints that are responsible for the cell cycle regulation. Okay, so before the starting today's lecture, I request जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है, please subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest updates of my video lecture. If you like my video, please hit the like button also. Okay, so now let's start the today's session. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट के बारे में। हम सभी जानते हैं जब सेल साइकिल जो हमारा है, सपोज दिस इज द सेल साइकिल। ओके, सो इन दिस थ्रू आउट द सेल साइकिल देर इज टू मेजर फेजेस। ओके, फर्स्ट इज द preparatory phase, or we can say that interphase. Okay, and second is actual division phase, which is called mitotic phase. Okay, so यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है जो हमारा रेगुलेट प्रिपरेटरी फेज या इंटरफेज, वो काफ़ी लंबा होता है इन कंपैरिजन टू द माइटोटिक फेज या एक्चुअल डिवीजन फेज जो हम कह लें। यहाँ पे क्या है, देख के हम ये बता सकते हैं कि सेल के लिए उसका प्रिपरेटरी फेज जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू द माइटोटिक फेज। ओके, बिकॉज इसी प्रिपरेटरी फेज में जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है उनका डुप्लीकेशन होता है, एंड जितने भी सेल के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हैं, ऑर्गेनीज हैं, इन सारे चीज़ों का डुप्लीकेशन इसी प्रिपरेटरी फेज या यूँ कहें इंटरफेज के दौरान होता है। जब ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डुप्लीकेट हो जाती हैं, देन आता है माइटोटिक फेज। ओके, सो कैसे सेल जो है एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र होती है और किस तरह से इनका रेगुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं डिफरेंट चेक पॉइंट्स के ऊपर। ओके, सो ये चेक पॉइंट क्या है? सो दीज चेक पॉइंट्स आर द टाइम बाउंड पॉइंट्स। आप कह सकते हैं टाइम पॉइंट से जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या एक कंप्लीट फेज फिनिश होने के बाद सेल जो है उस चेक पॉइंट को क्रॉस कर पाता है। ओके, सो हम चेक पॉइंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि चेक पॉइंट इज अ स्टेज इन यूकैरियोटिक सेल साइकिल at which cell examines the internal and the external cues and decide whether or not to move forward with division. सो चेक पॉइंट यूकैरियोटिक सेल साइकिल के वो स्टेजेस होते हैं जिनमें कि सेल एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्यूज के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि उसे आगे जाना है या नहीं, उसे फर्दर डिवीजन करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो इसमें वो चेक क्या करता है, वो देखता है कि सेल का जो साइज है वो अप्रोप्रिएट हुआ है या नहीं। जितने भी हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं, ठीक है, जैसे एस फेज में ये G1 फेज हो गया हमारा, एंड दिस इज द G2 फेज। सो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रॉपरली डुप्लीकेट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, हमारे जो सेल का साइज है वो अप्रोप्रिएट है फॉर द डिवीजन और नॉट। तो इन सारी चीज़ों का चेक जो होता है वो चेक पॉइंट के थ्रू होता है। अगर सिंपल हिंदी में हम इसकी बात करें, चेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? नाकेबंदी। जिस तरह से आप नॉर्मली ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग सुनते होंगे कि पुलिस ने इस जगह पे चेक पॉइंट बनाया, नाकेबंदी की है। सो दैट मीन्स वो क्या करती है, वो उस जगह पे चेक करती है कि जो भी व्हीकल्स जा रहे हैं वो सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं या नहीं, सारे सेफ्टी मेजर्स
को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यानी सब कुछ वहाँ पे सही है या नहीं है। और अगर कोई भी व्हीकल ऐसा है जो कि सेफ्टी मेजर्स या अदर पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहा होता, तो पुलिस क्या करती है, उन व्हीकल्स को आगे बढ़ने से रोक देती है। ठीक इसी तरह से ये चेक पॉइंट सेल के अंदर भी काम करते हैं। ये सेल के अंदर चेक करते हैं कि जो फेजेस हैं वो प्रॉपरली कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन फेजेस में जो काम होना था वो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सब कुछ सही है, सारे इंटरनल एक्सटर्नल क्यूज सही हैं, देन सेल क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए। बट अगर कहीं पे भी उसे कोई भी डाउट है कि यहाँ पे जो सेल है उसमें कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस, या फेज जो है वो प्रीवियस फेज कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर कहीं पे भी सिंथेसिस में कमी रह गई है, हमारा जेनेटिक कंपोनेंट प्रॉपरली कॉपी नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये क्या करेगा, ये सेल को उसी फेज में अरेस्ट करके रोक देगा हॉल्ट पे, और ये कोशिश करेगा कि जो भी एरर्स हैं उसे ठीक कर लिया जाए ताकि सेल फर्दर माइटोटिक डिवीजन में जा सके। ओके, बट अगर कई बार ऐसा होता है कि जो भी एरर्स होते हैं उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, ऐसे केस में क्या होता है, सेल जो है वो अंडर कुक करता है एपोप्टोसिस को। ओके, सो इन चेक पॉइंट्स का काम होता है प्रॉपरली चेक करना। ठीक है, अगर सेल में एरर्स हैं जो कि रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं, देन ये सेल फर्दर सेल साइकिल प्रोसेस के अंडर नहीं जाएगा, डिवीजन नहीं करेगा, बिकॉज वी डोंट वांट अ डिफेक्टिव सेल। ओके, क्योंकि ये अगर सेल में किसी तरह का डिफेक्ट रहता है और वो डिवाइड कर जाता है, देन क्या होगा, वो डिफेक्ट जो है वो डॉटर सेल तक पास ऑन हो जाएगी, एंड दिस डिफेक्ट में लीड्स एनी काइंड ऑफ इशू, लाइक जैसे कैंसर हम कह सकते हैं, कैंसरस ग्रोथ का कारण बन सकती हैं ये। ठीक है, तो इसलिए ये चेक पॉइंट्स जो हैं सेल साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So there are number of checkpoints, but the most important are the three checkpoints. First is G1 checkpoint, second is G2 checkpoint, and third is the M or the spindle checkpoints. So इनका और भी अलग नाम भी है, like G1 checkpoint को हम लोग G1 as transition checkpoint या restriction checkpoint या फिर start checkpoint भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट चेक पॉइंट। स्टार्ट चेक पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आफ्टर दिस क्रॉसिंग दिस चेक पॉइंट द सेल साइकिल इनिशिएशन इज स्टार्टेड, सेल साइकिल डिवीजन इज स्टार्टेड। ओके, सो अगर सेल G1 चेक पॉइंट को क्रॉस कर लेता है, दैट मीन्स कि वो आगे की प्रोसेस के लिए जा सकता है, मीन्स वो डीएनए की सिंथेसिस कर सकता है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। बट अगर वो G1 एस ट्रांजिशन या G1 चेक पॉइंट को या स्टार्ट चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं करता है, इट मीन्स कि सेल अब आगे डिवीजन के लिए नहीं जाएगा और वो वहीं पे हॉल्ट पे रह जाएगा। ओके, सेकेंड इज द G2 चेक पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं G2M ट्रांजिशन चेक पॉइंट। ओके, ये हमारा सेकेंड चेक पॉइंट होता है जो कि G2 से M फेज तक के ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है। ओके, थर्ड इज M or the spindle checkpoint. Okay, M checkpoint is also called as a spindle checkpoint, and it located at the transition from metaphase to anaphase. So ये कहाँ पे होता है, मेटाफेज से एनाफेज के ट्रांजिशन के बीच में आता है हमारा M चेक पॉइंट या स्पिंडल चेक पॉइंट। ओके, so in this diagram you can see, so this is our first checkpoint which is called the G1 checkpoint, and it is also known as the restriction checkpoint. Okay, so cell growth का सबसे important phase होता है उसको प्रिपेयर करना। यहाँ पे अभी जो है सेल हमारा जब डिवाइड होकर के आता है, ये न्यू सेल जो होता है उसका वॉल्यूम जो होता है वो अभी अप्रोप्रिएट नहीं होता है कि वो डिवाइड कर सके। सो एट दैट टाइम सेल क्या करता है, वो ग्रो करता है, एंड ऑल द प्रोटीन्स एंड द अदर
components which are responsible for the further DNA synthesis or for the further cell division is required, वो यहाँ पे synthesize होता है and duplicate होता है. So in G1 phase, all the essential enzymes, proteins and other thing except DNA, everything जो है हमारा G1 फेज में सिंथेसाइज होता है. ओके, तो सेल यहाँ पे हर चीज़ को प्रॉपरली सिंथेसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करता है हमारा G1 चेक पॉइंट. ओके, सो G1 चेक पॉइंट तभी सेल को अलाउ करेगा एस फेज में जाने के लिए जबकि जितने भी यहाँ पे एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो कर चुके हैं, सिंथेसाइज हो चुके हैं. ओके, देन ये अलाउ करेगा सेल को कि ओके नाउ यू कैन गो इन द एस फेज और द डीएनए सिंथेसिस फेज where the DNA component of our cell is get synthesized and double its number. Okay, now when the DNA synthesis is over, then cell again go the growth phase and it increases its volume. Okay, so now at this phase the second checkpoint, that is G2 checkpoint, comes. We check the amount of DNA, that it is the DNA get properly synthesized or not, or is there any damage in the DNA which synthesized. So all these things are checked at G2 checkpoint. Okay, when everything is okay, then the cell allow to move it into the M phase or the mitotic phase, where our third checkpoint, that is M checkpoint, is present. And this checkpoint, what it do? It check whether the DNA and the other cell components are divided properly into two halves or not. Okay, so one by one we discuss all these three checkpoints in today's session. Okay, so first of all we discuss about the G1 or G1S or the start or restriction checkpoints. So there are the four name for the G1 checkpoint. Okay, first is G1 checkpoint, or second is the G1S transition checkpoint, third is start checkpoint, and fourth is the restriction checkpoint. So in this checkpoint, the checkpoint checks that is the cell is large enough or not. सो फर्स्ट चेक पॉइंट में जो हमारा सेल है वो ये चेक करता है कि सेल जो है लार्ज है या नहीं, जितना उसे बड़ा होना चाहिए वो उतना बड़ा है या नहीं है, सेल के पास एनफ फूड रिजर्व है या नहीं, इसके पास एनफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबल है या नहीं है. अगर एनर्जी एंड फूड रिजर्व नहीं है देन सेल जो है वहाँ पे डिवीजन नहीं करेगा, बिकॉज जो आगे की प्रोसेसेस होने वाली हैं हमारे डीएनए सिंथेसिस की, वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होगी. अगर सेल के पास एनफ एनर्जी रिजर्व नहीं है देन सेल जो है सिंथेसिस फेज में जाने पे प्रॉपरली सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सेल को यहाँ पे हॉल्ट में रख देगा तब तक के लिए जब तक कि उसके पास एनफ अमाउंट में एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी रिजर्व ना आ जाए. ओके, देन थर्ड इज द मॉलिक्यूलर सिग्नल. इट इज द सेल रिसीविंग पॉजिटिव क्यूज फ्रॉम द नेबर्स लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. सो मॉलिक्यूलर सिग्नल में क्या है, इस चेक पॉइंट में देखा जाता है कि जो सेल है उसको पॉजिटिव क्यूज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. पॉजिटिव क्यूज में जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स हो गए. सो अगर नेबर सेल से ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहा है इट मीन्स दैट कि आसपास का जो सेल है अब वो रेडी है ताकि उनके बीच में सेल की डेंसिटी और बढ़े और कुछ नए सेल्स आए, इसके लिए वो अब रेडी है. सो एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दैट मॉलिक्यूलर सिग्नल द G1 checkpoint allowed the cell to move on. ओके, इसके बाद इसमें चेक की जाती है डीएनए की इंटीग्रिटी. ओके, सो किसी तरह की अगर डीएनए में डैमेज है या किसी तरह का एरर है देन क्या होगा,
इस चेक पॉइंट में इन सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग जो है वो सिग्नल जनरेट किया जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे हम देख लें तो मैमेलियन सेल में P53 इट्स अ प्रोटीन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड कहीं भी डीएनए में ड्यू टू रेडिएशन डैमेज आता है देन क्या होता है, सेल के अंदर ये P53 का सिंथेसिस होता है। ओके, एंड दिस इंड्यूसेस इन द रिस्पॉन्स ऑफ डीएनए डैमेज। सो यहाँ पे देखिए, अगर रेडिएशन की वजह से डीएनए में किसी भी तरह का डैमेज आता है देन क्या होता है, P53 का जो लेवल होता है वो सेल के अंदर बढ़ जाता है, और ये P53 क्या करती है, सेल साइकिल को G1 फेज में ही हॉल्ट पे रख देती है या अरेस्ट कर देती है और फर्दर आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, और ये तब तक आगे बढ़ने नहीं देती है जब तक कि ये एश्योर ना कर ले कि डीएनए जो डैमेज हुआ है वो प्रॉपरली सही हो चुका है या नहीं, रिपेयरिंग उसकी हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है G2M चेक पॉइंट। सो दिस इज द सेकेंड चेक पॉइंट, एंड इन दिस स्टेज द सेल विल चेक द डीएनए रेप्लिकेशन। आफ्टर G1 हमारा G1 के बाद जो फेज आता है वो क्या है हमारा S फेज। ओके, सो अब सेल जो है हमारा वो G2M चेक पॉइंट के पास आ चुका है। इट मीन्स कि सेल ने S फेज को पार कर लिया है, डीएनए सिंथेसिस हो चुका है। सो G2M चेक पॉइंट का काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन को चेक करना। ओके, ये एम फेज को तब तक प्रिवेंट करता है जब तक कि डीएनए का कंप्लीट रेप्लिकेशन नहीं हो जाता है। ओके, second, it sends unreplicated DNA which generates signal that leads to the cell cycle arrest. So यहाँ पे G2M चेक पॉइंट का काम होता है कि वो अनरेप्लिकेटेड डीएनए को सेंस कर ले और उनको सेल साइकिल में पास ऑन होने ना दे। ओके, अगर ऐसा कुछ होता है देन क्या करता है ये चेक पॉइंट सेल साइकिल को यहीं पे अरेस्ट कर लेता है या रोक देता है। थर्ड इज डीएनए इंटीग्रिटी। इफ इज देयर एनी डीएनए डैमेज, सो अगर किसी भी तरह का डीएनए डैमेज है तो सेल क्या करेगा, यहाँ पे सेल को आगे बढ़ने से रोकेगा और जो डीएनए में डैमेज है उसको रिपेयर करने का काम करेगा। अगर किसी कारण से जो डैमेज है वो बहुत अधिक है और उसका जो रिपेयरिंग है वो नहीं हो सकता देन सेल क्या करेगा, देन सेल उसको एपोप्टोसिस के लिए रिकमेंड कर देगा और क्या होगा, वो सेल डाई कर जाएगा। ओके, विद द एपोप्टोसिस। ओके, यहाँ पे आई मेंशन इन द शॉर्ट फॉर्म, सो आप समझ लेना। यहाँ पे क्या होगा, वो एपोप्टोसिस को सिग्नल देगा और इसके बाद क्या होगा, जो सेल है जहाँ की डीएनए डैमेज को रिपेयर नहीं किया जा सकता है उसका डेथ हो जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ की ओर वो चला जाएगा। थर्ड होता है हमारा एम स्पिंडल चेक पॉइंट। ओके, सो इस फेज में क्या होता है, इस चेक पॉइंट में जितने भी सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली जो है उनके क्रोमोसोम जो वो माइटोटिक स्पिंडल के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को यहाँ पे चेक करता है। ओके, सो एम और स्पिंडल चेक पॉइंट मॉनिटर्स द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द माइटोटिक स्पिंडल। ये चेक करता है कि जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली माइटोटिक स्पिंडल्स के साथ अटैच हैं या अलाइंड हैं या नहीं है, और साथ ही इंश्योर करता है कि जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो वहाँ पे किसी तरह का उनमें एरर ना हो। ओके, वो इंश्योर करता है कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल में सही से हो। ओके, सेकेंड है
If an strangler or misplaced chromosome is found in mitosis, then it stops the cycle. अगर इसको कहीं पे भी ये दिखता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है ऑन द स्पिंडल प्लेट और वो मिसप्लेस्ड हैं या स्ट्रैगलर्ड है, देन वो क्या करेगा, देन इट हॉल्ट द सेल साइकिल। ओके, ये सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि ये 3 चेक पॉइंट जो हैं हमारे सेल के अंदर, ये किस तरह से सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब इन सेल साइकिल्स को ये सिग्नल्स कौन भेजता है, कैसे पता चलता है, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। इनके लिए कुछ स्पेशल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे साइक्लिन्स, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और वी कैन से साइक्लिन सीडीकेस। ये सारे जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि पॉजिटिव या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नेगेटिव सिग्नल्स भेजते हैं सेल चेक पॉइंट्स तक कि सेल अभी रेडी है या नहीं है, इसको वो समझ सके, सेंस कर सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर watching my video. In next video we discuss about the cyclin and CDKs. Okay, so for the more information and query you can join me on Telegram. My channel name is Life Science Tutorials. So friends, please subscribe today my channel as Pala Tutorials. Thanks and bye bye to all of you.